हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे स्टीम बॉयलर और इंजन के लिए, यानी कि पावर प्लांट और कुछ ऐसे इंजन का भी टॉपिक है। तो ईएससी गेट एसएससी जेई जो कि 27 से आपका 30 अक्टूबर के बीच में होना है, और ऐसे ही सारे एग्ज़ाम जैसे कि स्टेट पीएससी, जैसे मैं अगर यूपी पीएससी की बात करूं, यूपी पीएससी एई की, तो 1 नवंबर को होना है। तो ऐसे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी सिमिलर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं इस बुक पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि जिसमें मैंने ये बताया है कि इस बुक से किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। 100 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, 101 क्वेश्चन से चालू करेंगे। एन इकोनोमाइजर इज इंस्टॉल्ड इन बॉयलर प्राइमरी 2। देखिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो मोस्टली हमको लगता है कि हाँ, सुपर हीट द स्टीम, रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन और इंक्रीज द स्टीम प्रेशर। तो सारे ही पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं हमें वैसे, ठीक है। तो हमें लगता है कि सारे ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, पर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस बना के हमें फंसा भी सकता है। इकोनोमाइज़र का यूज़ हम क्यों करते हैं? इकोनोमाइज़र को हम यूज़ करते हैं फीड वाटर को हीट करने के लिए। जो फीड वाटर होता है उसको हम हीट कर लेते हैं, किसकी मदद से? जो फ्लू गैसेस बाहर जा रही होती हैं उनकी मदद से। तो उससे क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है फ्यूल कंजम्पशन। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, स्टीम का प्रेशर तो हम इंक्रीज ही नहीं करते। इवन सुपर हीटर में भी हम कांस्टेंट प्रेशर पे उसमें हीट एडिशन करते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, उसे कहते हैं हम सुपर हीटिंग। ओके, सुपर हीट द स्टीम वही होता है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो स्टीम का प्रेशर तो हम कभी इंक्रीज ही नहीं करते। हाँ, वाटर का प्रेशर, कौन से वाटर का प्रेशर? फीड वाटर का प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं, उसके लिए हम फीड पंप यूज़ करते हैं। कोई पूछे कौन सा पंप यूज़ होता है, तो नॉर्मली जो सर्कुलेटिंग पंप होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, तो उसका हम यूज़ कर लेते हैं छोटी छोटी जगह में, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये भी गलत होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अ डिवाइस इन विच some proportion of waste heat of the flue gases is recovered to heat the air। एयर को हीट कर रहा है तो एयर हीटर, यानी कि एयर प्री हीटर क्यों? पहले से ही प्री हीटेड एयर आती है तो उसे एयर प्री हीटर कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉयलर इज मेजर्ड बाय। तो परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? बॉयलर की परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं कि वाटर कितना इवापोरेट हो रहा है 1 आवर में, स्टीम प्रोड्यूस इन केजी पर आवर, और स्टीम प्रोड्यूस पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न, ठीक है। तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। पहला जो क्वेश्चन दिखाया था मैंने आपको इसी टाइप में, तो इस टाइप का जब भी आता है ना तो हमको लगता है सही होगा। और ये वाला जो केस देखिए, इसमें ये सही भी है, पर आपको हर बार मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया तो वो सही होगा। इस टाइप का माइंडसेट लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें तो एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ सॉल्व करें। जो क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ उतना समझें, इसके अलावा अपना नॉलेज को ज़्यादा यूज़ ना करें। जितना ज़रूरी है ना उतना करें। ओके, कई बार क्या होता है ना कि हम ज़्यादा सोच जाते हैं और ज़्यादा सोचने के चक्कर में भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो एक बैलेंस अप्रोच रखनी है। इन ऑर्डर टू कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर, द फीड वाटर टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग प्रेशर हम कितना लेते हैं? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इक्विवेलेंट इवापोरेशन की बात करूं तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन जो आपका होता है वो अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेटेड फ्रॉम एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, तो वो आपका इक्विवेलेंट इवापोरेशन हो जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस। देखिए, फर्नेस के अंदर कुछ हीट लिबरेट होगी और फिर उस हीट से हम
वाटर को बॉईल करेंगे, स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, है ना, कुल मिला के। पर बीच में कुछ हीट हमारी लॉस हो जाती है। लॉसेस किस तरीके से होंगे? हमारे कंडक्शन लॉसेस हो सकता है। कंडक्शन लॉसेस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो ब्रिक वॉल होती है उसके थ्रू लॉसेस हो सकता है। कन्वेक्शन लॉस हो सकता है। कन्वेक्शन लॉस किस तरीके से? फ्लू गैसेस वगैरह फ्लो को ले गई तो उस तरीके से भी हो सकता है। ब्रिक से जो हमारा आउटर लेयर में कन्वेक्शन होगा वो भी हो सकता है। रेडिएशन हीट लॉस भी हो सकता है। तो तीनों तरीके के लॉसेस तीनों तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। पर तो जो स्टीम प्रोड्यूस होने में एक्चुअली जो हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई टू उसका रेशियो अगर हम लेंगे, जितनी फर्नेस के अंदर एनर्जी लिबरेट हुई उसको हम कहते हैं बॉयलर एफिशिएंसी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। द पावर ऑफ द बॉयलर मे बी डिफाइंड एज, तो पावर, देखिए पावर जो है ना, ये मुझे टर्म थोड़ा अजीब सा लगा, इस बुक में ही अकेला यूज़ किया, मैंने नेट पे भी सर्च किया। परफॉर्मेंस और पावर अगर ऑफ द बॉयलर अगर कहे आपसे तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेटेड और स्टीम प्रोड्यूसेस इन केज पर केजी ऑफ द फ्यूल बर्न्ड। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। ऑल दो पावर पूछा है, पावर ऑफ द बॉयलर, तो उसकी यूनिट वॉट होनी चाहिए थी, पर मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस से रिलेट कर रहा है पावर को, तो आप ये बी ऑप्शन याद रखिए। इवोपरेटिव कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर इज डिफाइंड एज द इवोपरेशन ऑफ 15.653 kg ऑफ वाटर पर आवर, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे देखेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होती है। सॉरी, द अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेटेड और स्टीम प्रोड्यूस इन kg पर kg ऑफ फ्यूल बर्न इज टर्म्स एज इवोपरेटिव कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर। तो ये सही डेफिनेशन है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर evaporated from feed water at what temperature into dry saturated steam at 0 degree Celsius at normal atmospheric pressure is called as। तो किस टेम्परेचर पर बात होती है? तो हर जगह 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आपकी बात होगी, ठीक है। और फैक्टर ऑफ इवोपरेशन की बात करें, फैक्टर ऑफ इवोपरेशन की बात करें तो आप याद रखिए H माइनस HF1 डिवाइडेड बाई 2257। ये क्या है? ये लेटेंट हीट है, ओके। H क्या है? जो हीट होगी स्टीम की। HF1 माइनस सेंसिबल हीट जो होगी ना, जो फीड वाटर की होगी, मतलब ये टोटल हीट जो गेन की है वाटर ने डिवाइडेड बाय द लेटेंट हीट। तो इसका जो रेशियो आएगा ना, ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो हमेशा याद रखिए ग्रेटर देन यूनिटी आएगा, ठीक है, ठीक है। एक बात और कर लेते हैं, देखिए मैं कुछ PSUs वगैरह के प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह विजिट कर रहा था, SSC JEE वगैरह के और स्टेट PSCs के। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर्स किस तरीके से? जैसे आपने नाम सुना होगा रेनॉल्ड नंबर का, है ना, आपके यूलर नंबर का आपने नाम सुना होगा, है ना। इस तरीके से एक पेकलेट नंबर होते हैं। तो वेरियस नंबर्स होते हैं आपके, बायट नंबर, नसल्ट नंबर, लॉरेंट्ज, लेविट, स्मिथ, फोरियर, तो वेरियस नंबर्स होते हैं और इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं या पूछा जाता है कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। ग्राशॉफ्स नंबर कहाँ यूज़ होता है, फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन कहाँ यूज़ होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये सारे जो नंबर्स हैं ना, ये किसी एक टॉपिक के नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। कुछ आपके हीट ट्रांसफर में आते हैं, कुछ आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में आते हैं, कुछ आपके कहीं और भी आ सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं। तो इस तरीके से ना लोग कहीं कहीं इनको अलग अलग पढ़ते हैं। मैं सोच रहा था कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इन सब को कंबाइन कर दूं, इन सब को कंबाइन किया जाए और एक साथ उनको पढ़ा जाए, ठीक है। तो उनकी डेफिनेशंस कहाँ यूज़ होते हैं और कुछ उनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह अपन डिस्कस कर लेंगे एक एक करके सबको। तो आप बताइए आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर एक दिन के अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर, ज़्यादा नहीं सिर्फ 50 लाइक्स भी होते हैं ना वीडियो पे, तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो बना दूंगा। तो आप खुद ही जाके देखिएगा, पुराने अगर कोई सी भी बुक हो आपके पास, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई से भी एग्ज़ाम की बुक उठा लो, पीछे आप पिछले पेपर्स देखेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आए हैं। तो मैंने पॉइंट आउट करके देखा तो कुछ मुझे ऐसा टॉपिक मिले। तो आप बताइए अगर आपको वीडियो चाहिए तो फिर आपको पता है लाइक करना है वीडियो को,
अगर लाइक्स आते हैं एक 24 घंटे के अंदर तो फिर मैं डेफिनेटली उसको 24 घंटे के अंदर ही वो वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो ये अब आप पे है। द अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेटेड इन केजी पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न इज कॉल्ड। तो ये जो हमारी थी ये क्या थी, इवोपरेटिव कैपेसिटी। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो यही आपने इवोपरेटिव कैपेसिटी देखी थी, इवोपरेटिव कैपेसिटी अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेटेड और स्टीम प्रोड्यूस इन केजी। तो जितना वाटर रहेगा उतनी स्टीम बनेगी, मास तो लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। तो सेम चीज आपका यहाँ पे भी, ओके। अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस इनटू ड्राई स्टीम इज कॉल्ड इवोपरेटिव कैपेसिटी। तो ये आपका बिल्कुल 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस इंटू ड्राई। देखिए यहाँ पे पर केजी अगर लिखा होता ना, पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न, तो हमारा इवोपरेटिव कैपेसिटी हो जाता, पर यहाँ पे हमारा नहीं लिखा है तो ये नो हो जाएगा। द फैक्टर ऑफ इवोपरेशन यानी कि H माइनस HF1 डिवाइडेड बाई 2257 मैंने वहाँ पे बताया था, ठीक है। ये जो फैक्टर होता है ये हमेशा ग्रेटर देन यूनिटी होगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, तो एफिशिएंसी बॉयलर की क्या होगी, देखिए एफिशिएंसी जो बॉयलर की होगी, कितनी बॉयलर की जो स्टीम प्रोड्यूस करने में हमने हीट यूज की, एक्चुअली यूज हुई, टू द टोटल एनर्जी कितनी लिबरेट हुई। तो जो हम पहले ही देख चुके हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बॉयलर एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, मैंने बताया कितनी हीट यूज हुई, तो कैसे निकलेगी, कितनी मास हमने वाटर का लिया, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एम बोल रहे हैं ना, यहाँ पे मास ऑफ वाटर, यहाँ पे एम एस लिखा तो इसको एम एस कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं, एम एस बोल दो। फिर एंथैल्पी चेंज कितनी हुई, टोटल हो गई, फाइनल जो हो गई एच, इनिशियल HF1 थी, डिवाइडेड बाय फ्यूल, कितना फ्यूल बर्न होके कितनी मिली, तो फ्यूल जो था मास ऑफ एफ, मान लो मास फ्लो रेट, मतलब फ्यूल इन केजी पर आर में होगा ना, केजी पर आर में, ओके। और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, तो उसको सी बोल देंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉजिकली देखो ना, याद रखने की जरूरत ही क्या है, लॉजिक से भी निकाल सकते हैं ना। फिर 17 अब बोल रहा है कि एक फीड वाटर था जो कि 205 केजी अपन ने प्रोवाइड किया 1 घंटे के अंदर पर आवर, ओके। फ्यूल जो बर्न हुआ वो 23 केजी का फ्यूल लगा, नेट एंथैल्पी राइज जो हुआ वो हुआ 145 का, यानी कि H माइनस HF1 जो नेट एंथैल्पी राइज है वो हमको दे दिया। कैलोरीफिक वैल्यू हमें दी हुई है, तो बताना है कि बॉयलर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो MS इंटू H माइनस HF1 ये ऐसा था, डिवाइडेड बाय MC था, ओके। तो M कितना है यहाँ पे 205 और H माइनस HF1 हो जाएगा 145 और MC हो जाएगा MC 23 इंटू 2050, तो 2050 यानी ये तो गया 10 से, ठीक है, ये 10 से गया। और 23 का आधा कितना होता है, 23 का आधा मैं करूँगा तो मेरे ख्याल से 11.5 आएगा, 11.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे ख्याल से। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 17 का बी ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेटेड और स्टीम प्रोड्यूस इन केजी ऑफ फ्यूल, इसे कहते हैं पावर ऑफ बॉयलर। तो ये कुछ वहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो कैपेसिटी दी है ना, कहेंगे वो इवोपरेटिव कैपेसिटी, उसी टाइप से चीज़ें ये यहाँ पे भी बता रहा है। तो ये बुक में इसका आंसर ए दिया हुआ है, बाकी नेट पे मैंने सर्च किया, ऐसा टर्म मुझे मिला नहीं पावर ऑफ बॉयलर। तो मोस्टली हो सकता है एग्जाम्स में ये ज़्यादा, मैंने भी किसी प्रीवियस ईयर पेपर में भी आज तक ये पावर ऑफ बॉयलर नहीं सुना, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड to producing steam to the heat liberated in furnace is known as equivalent evaporation from at 100 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल ये सही है, करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन होना चाहिए, एक मिनट फिर से, हीट एक्चुअली यूज इन प्रोड्यूसिंग स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन फर्नेस एज इक्विवेलेंट इवापोरेशन। नहीं, ये तो हमारा क्या था, ये हमारा बॉयलर एफिशिएंसी की डेफिनेशन है ना, ये तो हमारी बॉयलर एफिशिएंसी की डेफिनेशन है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, ओके। गलत थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रहा था मैं, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है,
तो फैक्टर ऑफ इवोपरेशन हमेशा यूनिटी से बड़ा होता है, सही है। अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेटेड इन केजी पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न, ये हमारा क्या था, इक्विवेलेंट इवोपरेशन था। और द रेशियो ऑफ एक्चुअली हीट जितनी प्रोड्यूस यूज हुई प्रोड्यूस करने में स्टीम टू द हीट लिबरेटेड, ये बॉयलर एफिशिएंसी, तो सारे ही सही हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। अब आपको वीडियो को लाइक करना है, आपको पता है। तो अगर आपको वो जो वीडियो में बोल रहा था इंपॉर्टेंट नंबर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे चाहिए, तो उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।